हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो हमारी बुक है यानी कि अर्थशास्त्र। उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करें, जिसका नाम है निर्धनता। यानी कि आज हम लोग लेसन नंबर 4 देखने वाले हैं और लेसन नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग आपकी निर्धनता की बात करेंगे कि आपकी पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी किसको कहते हैं, निर्धनता है क्या, क्या उसके आयाम हैं और आखिरकार निर्धनता को कैसे मापा जाता है। इसके विषय में जो है हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपका बात करने वाले हैं कि निर्धनता आखिर है क्या, ये हमको आपका देखना है और इसी पर जो है हम लोगों को बात करनी है कि निर्धनता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपका हम इसमें देखते हैं। कोई भी ऐसा समाज सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। देखिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं बच्चों। अब इन्होंने एक शब्द कहा है कि कोई भी ऐसा समाज सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जहां पर क्या हो। ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, जिसमें क्या हो, कोई भी समाज अगर आपका निर्धन है या कोई आपके कहीं समाज के लोग आपके दयनीय हैं, निर्धन हैं, तो उस समय उस क्षेत्र में उस जगह के लोग क्या नहीं हो सकते, आपके सुखी और समृद्ध हो सकते। यानी कि कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा राज्य जहां के लोग अधिक निर्धन हो, दयनीय मतलब बहुत खराब कंडीशन में हो, तो ऐसी स्थिति में आप उनको क्या नहीं कह सकते, आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो सुखी और संपन्न होंगे। क्लियर है? ये हमको अब आपका ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सबसे पहले इसकी प्रस्तावना में कि क्या है इसकी प्रस्तावना। थोड़ा सा उसको गौर करके एक बार हम लोग आपका देख लेते हैं और उसका हम लोग बात कर लेंगे। पिछले अध्याय में आपने 7 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियां तथा विभिन्न विकास सूचकों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया है। क्या देखा है कि पिछले अध्याय में हमने क्या किया है, जो 7 दशक हैं यानी कि पिछले जो आपके 70 साल हैं, इन 70 सालों में भारत में जो अपनाई गई आर्थिक नीतियां हैं, इकोनॉमिकल जो आपकी पॉलिसी हैं, ये हमको आपका देखना है और विभिन्न विकास सूचकों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना है। और कह रहे हैं जो उनके विभिन्न प्रभाव हैं, उनके प्रभावों का हम लोगों को अध्ययन करना है और इन सब चीजों को हमको देखना है। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रही है। कह रहे कि सबसे बड़ी बात है कि जन जन लोगों को क्या मिले, जो भी आपका न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि जो लोगों को जीवन जीने के लिए साथ जो पर्याप्त करने के लिए जिन मूलभूत तत्वों की आवश्यकता है, वो उनको प्राप्त हो, ऐसा हमारा क्या रहा है, प्रमुख लक्ष्य रहा है। क्या? लोगों को संपूर्ति हो, लोगों को चीज मिले और निर्धनता निवारण हो और हम स्वतंत्र भारत का एक क्या रहा है, प्रमुख लक्ष्य रहा है, गोल रहा है। क्या कि गोल ये रहा है कि हम क्या कर सकें बच्चों, कि हम भारत में निर्धनता को और संपूर्ति को ला सकें। ये हमारा आजादी के बाद आपका लक्ष्य रहा है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजना, अब देखिए हमने अपनी सभी जो 5 ईयर प्लानिंग है उनमें हमने बहुत अच्छे से इनको गौर करके एक एक करके इनको देखा है। 5 ईयर प्लानिंग ने विकास के जिस रूप को अंकित किया है, उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नत यानी कि अंत्योदय रहा है। कि हमने इस चीज को देखा है कि हमारा उद्देश्य मतलब ये हमारा मोटिव रहा है कि हम लोग क्या कर सकें, जो हमारा समाज है उसमें जो आपके निर्धन लोग हैं और जो आपके सबसे पिछड़े लोग हैं, उनके सदस्यों को हम लोग क्या कर सके, उनको ध्यान रख सके, हम उनको आपका चिन्हित कर सकें। ये सारी गौर करके इनको देखा है, ठीक है, और हमने इसको बात भी की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा इतना? चलिए आगे देखते हैं।
साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा के अंग बनाने के लिए भी न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्यान लेकर सारे विकास के कार्यक्रम रचे गए हैं। अब क्या है कि जो हमारे समाज में जो आपके निर्धन वर्ग हैं, उनको हम लोग समाज की मुख्य धारा से जोड़ें और उसके जोड़ने के लिए जो उनको न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने वाली चीजें हैं, हम उनको क्या करें, आपका ध्यान रखें। ये भी हम अपने कार्यक्रम में, विकास कार्यक्रम की जो आपकी रचना है, उनमें हमने इन सबको आपका तैयार किया है, उनमें हमने इन सबको आपका रखा गया है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है, इन सब में हमें उनका आपका ध्यान रखना है कि ये क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं। इन पर हम लोग गौर करके एक एक करके इनको आपका रखेंगे और इन पर हम लोग आपका बात करेंगे। अगला देख लीजिए। तो इतना पहले देखिएगा, इतना समझ आया कि नहीं आया, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या बोलते हैं एडम स्मिथ और क्या है उनकी कोटेशन, और कैसे आजादी के बाद हमारे यहाँ के जितनी भी योजना बनी है, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, चाहे हमारे विकास का मुख्य लक्ष्य रहा हो कि हम गरीबी को, आपका निर्धनता को कैसे कम करें, कैसे लोगों को, जो आपके पिछड़े लोग हैं, उनको कैसे हम विकास की मूल धारणा से जोड़ सकें, कैसे हम लोग बात कर सकें। हमें इस विषय पर बहुत गौर करके हमारी सारी योजनाओं को केंद्रीकृत किया गया है, जो आपकी विकास की योजना के निर्धन वर्गों को कैसे आपका न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर सके, ये सारी चीजें हैं। तो आपको इनको देखना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, कुछ भी डाउट बनता है उससे पूछ लेना चाहिए। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्वतंत्र भारत की प्राप्ति के तो एक कदम मात्र है। कह रहे कि जो भारत की स्वतंत्र प्राप्त है वो तो मात्र हमारे एक कदम दूर है, एक सुअवसर आरंभ मात्र है। अब भी हम बहुत सी महान उपलब्धियां, विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। कैसा, देखिए जो आपकी स्वतंत्रता है वो तो हमारे एक कदम दूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुअवसर हैं जिन्हें आप क्या कहेंगे कि जो हमारी उपलब्धियों पर और जो हमारी विजय उत्सव है वो हमारा प्रतीक्षा कर रही है। कौन सी चीजें होंगी जो उनकी प्रतीक्षा कर रही होंगी? देखिए मुझे बताइए, कौन सी उपलब्धियां होंगी, कौन से सुअवसर होंगे? आइए हम इनको देखते हैं कि कौन से वो सुअवसर हैं। वे होंगे, यानी कि किन पर हमको विजय प्राप्त करनी, क्या उपलब्धियां हैं? सबसे पहले है कि हमको निर्धनता दूर करनी है। निर्धनता के बाद अज्ञान, यानी कि हमको शिक्षा क्षेत्र बढ़ाना है। रोग यानी कि हेल्थ के विषय में काम करनी है, और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव, यानी कि जो हमारे देश में अंग्रेजों के आने के साथ अनइक्वलिटी जो पनपी है, लोगों को जो समान अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, उन लोगों को क्या करना है, अवसरों में समान अवसर क्या है, उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये हमको ध्यान रखना है कि आज तक हम कहां पहुंच पाए हैं। यह जानना भी आवश्यक है कि विश्व के निर्धनों की कुल संख्या 5वें हिस्से से अधिक केवल भारत में रहते हैं। यानी कि विश्व में टोटल जितने भी निर्धन रहते हैं, कितने हैं निर्धन जो हैं, उसका केवल 5वां हिस्सा से अधिक विश्व का, ध्यान दीजिए, कुल संख्या का 5वां हिस्से से अधिक कहां निवास करते हैं? आपको पता होगा, तो भारत में निवास करते हैं। अब ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ जो बाकी गरीबी है और बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर है और बहुत बड़े लेवल पर है। यहाँ लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे बसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ढंग से पूरा नहीं कर सकते। कितने लोग हैं? 30 करोड़ लोग, जो क्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, ऐसे आपके बसे हुए हैं। कैसे हैं? जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को आपका पूरा नहीं कर सकते और आपका बसे हुए हैं, जो अपनी मूलभूत जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। निर्धनता के स्थान
स्थान पर समय समय पर अलग अलग स्वरूप है। इनकी अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर निर्धनता ऐसी दशा तो मानी ही जाती है जिसके सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। और कह रहे हैं जो सभी व्यक्ति हैं, मोटे तौर पर कहें कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अब गरीबी में रहना चाहता हो? बताइए, ऐसी दशा में होगा जो व्यक्ति कोई आपका गरीबी में रहना चाहेगा? मुझे बताइए, क्या है कोई व्यक्ति जो आप उसमें रहेगा गरीबी में? ठीक, जिसमें सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। अतः निर्धनता, निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है कि जो आपका गरीब है और धनी है, दोनों को ऐसा मौका देता है कि वो आह्वान करता है कि हम इसको बदल सके, चेंज कर सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों का पेट भर भोजन नसीब हो। और कैसे हो? लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके, सिर छुपाने के लिए बेहतर जगह मिल सके, चिकित्सा शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, यानी कि उनको शिक्षा की सुविधा मिले, सर छुपाने के लिए स्थान मिल जाए और चिकित्सा सुविधा मिल सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, भारत में आज भी कितने ऐसी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जिनको 2 वक्त का पर्याप्त खाना तक नहीं मिलता, और कितने ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, मतलब जिनके ऊपर घर तक का सहारा नहीं है, कोई उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई उनका केयर टेकिंग नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से रहते हैं। सरकार ने उनके लिए रैन बसेरा जैसी सुविधा करी है। बहुत सारी जगह अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है हमको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो जब हम लोग आजाद हो गए थे तो आजाद होने में सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या थी वो थी निर्धनता की, कि आखिर में जो हमारे देश में इतनी बड़ी गरीबी है उसको कैसे दूर करें। और ये गरीबी पहले नहीं थी। आप अगर लोग भारत की पहला अगर आपने चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो पूरा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय जो आपके कृषि थी उसको बर्बाद कराकर, कौन सी महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्लियर है, याद है आपको? इन व्यवस्थाओं ने क्या कर दिया, पूरी भारतीय कृषि को आपका चौपट करके रख दिया था। उसके बाद जो हमारी हस्तकरघा उद्योग था, जो आपके शिल्प उद्योग थे, ये भी आपका पूरी तरह आपके प्रभावित हुए, और ये सब कारण बना आपका जो एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ गरीबी आपका दिखाई देती है। और साथ में आप देखेंगे कि शिक्षा का जिस तरह से आपका प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में एक समान आपका नहीं रहा। आप देखेंगे जहां भी आपका बंगाल आपके पेडेंसी रही हो, चाहे आपका कलकत्ता और वो आपके मद्रास वाली रही हो, उन जगह पर आपको देखेगा ऐसा ही आपका बॉम्बे पेडेंसी थी। जो आपका जो पास पड़ोस का क्षेत्र था पेडेंसी का, वहां के लोग अधिक शिक्षित हुए, बल्कि अन्य क्षेत्र पहुंच पाई। और उस समय भी क्या था, अवसर की जो चांस थे और वो भी बहुत कम लोगों तक आपका सीमित रह गए। और यही कारण है कि एक बहुत लंबे समय से जो है हमारे सामने एक गरीबी का दौर, एक बहुत बड़ी खाई हमारे सामने मिली। तभी तो जवाहरलाल नेहरू अपने पहले आपका भाषण में बोलते हैं कि हमें बहुत सारे अवसरों पर बहुत सारी विजय पानी है, बहुत सारी चीजों पर। इसमें क्या था, हमारी लिटरेसी बहुत कम थी। आप देखिए पहले आपका एक छोटी सी बीमारी चलती थी, प्लेग, हैजा, डायरिया, बुखार से लाखों लोग मर जाते थे। तो हमें शिक्षा, हेल्थ, निर्धनता और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं आधारभूत सुविधा, इनको डेवलप करना था। तो आज देखिए जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक हमारी सरकारें यही काम करने का प्रयास कर रही हैं कि आपका निर्धनता को कैसे दूर किया जाए, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और कैसे हेल्थ फैसिलिटी आपका डेवलप की जाए, हिंसा से उनका बचाव हो सके। और कह रहे हैं जो हिंसा है उससे भी हम लोग आपका बचाव कर सकें। देखिए, हिंसा किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में आर्थिक प्रगति को रोक देती है अगर कहीं हिंसा होती है तो। इसलिए सरकार और समाज का यही कोशिश रहती है कि कुछ भी हो, किसी तरह की हिंसा आपकी ना भड़के, नहीं तो जो आपका विकास का क्रम है वो आपका रुक जाता है। अपने समाज की घटनाक्रम में उनकी आवाज की भी सुनवाई हो। और कह रहे हैं जो भी कुछ घटनाक्रम है उनकी भी जो आवाज है उनकी आवाज को भी सुनना है। ऐसे नहीं है कि जो आपके गरीब पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप उनको सुख सुविधा तो दो, सारी चीजें आप मुहैया कराओ, लेकिन आप उनकी बातों को ना सुनो, तो ये भी कोई आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है।
यानी कि व्यक्ति का हर तरीके से आपका सर्वांगीण विकास ही क्या है, आपका निर्धनता को दूर कर सकता है। तो ये सारे पहलू, ये सारे पॉइंट, ये सारे बिंदु जो हैं हमारे इस आपके चैप्टर में हैं, जिन पर हम लोग आपका विचार करेंगे, गौर करेंगे और इनको आपका देखेंगे। देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। इन आपके योजनाओं को भी हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी योजना चलाई हैं और गरीबी को हमने कैसे डिवाइड किया है, ये भी देखेंगे। अब क्या गरीब है एक व्यक्ति? अब गरीब, अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, सब चीज को छोड़ दीजिए, कि आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में कौन व्यक्ति गरीब है? बताइए। क्या जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो गरीब है? या किसी के पास मकान नहीं है, बाकी सब कुछ खाने की सुविधा है, वो गरीब है? या रोटी कपड़ा मकान है लेकिन उसको पर्याप्त पानी अच्छा नहीं मिलता, क्या वो गरीब है या अमीर है? तो जैसे जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा है, हमारा समाज बढ़ रहा है, वैसे ही गरीबी के जो पैमाने हैं, जो मापक हैं, वो आपका बढ़ रहे हैं। एक समय था हम लोग ये बोलते थे कि आपका गरीबी दूर करनी है तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन नहीं, आज का समय बदल रहा है। आज हमें शिक्षा भी चाहिए, आज हमें हेल्थ भी चाहिए, आज हमें स्वच्छ आपके एनवायरनमेंट भी चाहिए, आज हमें पानी भी चाहिए, आज हमें बिजली भी चाहिए, आज हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, आज हमें समानता भी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे आयाम हैं जिनको हम लोग एक एक करके गौर करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हमने इतना देखा। इसी में अगर आपका कोई डाउट, कोई कमेंट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और आगे करके जो अगली चीजें हैं उनको गौर करके, विचार करके, उनको एक चीजों को हम लोग इसको देख लेंगे। हो गया बच्चों? आगे बढ़े। चलिए, यह जानने के लिए निर्धनता कम करने की कौन कौन सी नीतियां सफल हुई हैं, और हमको ये भी जानना है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका गरीबी दूर करनी है, तो गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी, कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी, जिन नीतियों के माध्यम से हम गरीबी को कम करने में आपकी सफलता पाए हैं, वो कौन कौन सी नीति है, कौन कौन सी पॉलिसी है, इन पर गौर करना, इन पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक। समय अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकता है, हमें निर्धनता की परिभाषित करना, इसका मापना, अध्ययन और अनुभव करना होगा। क्या करना होगा? हमें इस चीज को आपका साफ देखना होगा और स्पष्ट रूप से वो आपका करना होगा कि इनका मापन, अध्यापन और अनुभव कैसा रहेगा। ये हमको देखना है कि क्या मापन है, क्या अध्यापन है और क्या अनुभव है। इसके विषय में देखना है कि किस तरह से हमने चीजों को मापा है, हमने स्टडी कैसे की है और स्टडी के बाद हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमें यह भी देखना होगा। क्लियर है? तभी हम लोग आपका इन सब चीजों को, या कह सकते हैं जो आपका निर्धन की जो आपकी परिभाषा है पॉवर्टी की, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं केवल एक लेवल पर आपको गरीबी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे आयाम होते हैं, लेवल होते हैं जहां पर आपको गरीबी जो है स्पष्टता दिखाई देगी। तो हमको वो सारी गरीबी, वो सारे आयामों को भी गौर करके देखना है। अतः अनेक सूचकों के माध्यम से, सूचक मतलब इंडिकेटर, बहुत सारे ऐसे सूचक आपके इंडिकेटर होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अवलोकन, यानी कि उसका अध्ययन करना होगा कि कहीं आय और उपभोग के स्तर, कहीं सामाजिक सूचकों और जोखिम के प्रति संवेदनशील सूचकों, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंच या उनकी भागीदारी का विचार करना होगा। कौन कौन सा विचार करना होगा? सामाजिक और राजनीतिक विचार की बात करना होगा। उनमें जोखिम के क्या प्रति है, कैसे वो संवेदनशील हैं, इसके विषय में देखना होगा। और सोशल जो आपके इंडिकेटर हैं उनके विषय में हमें बात करना होगा, तो ही हम सोच सकते हैं कि उनकी भागीदारी का जो विचार है हम उनको सुनिश्चित कर पाए। ये हमको जो है इतनी बहुत सारी बातों को हमको ध्यान रखते हुए आपका चलना है, तो ही हम चीजों को सही से उनका एक्सप्लेनेशन जो है उनको कर पाएंगे, उनको अच्छे से देख पाएंगे। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप ध्यान दीजिए, निर्धन कौन है।
आप किसको गरीब कहेंगे? देखिए, वही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ जाता है कि निर्धन कौन है आपकी नजर में? निर्धन आप किस व्यक्ति को कहेंगे? क्या मतलब है निर्धनता का? आप थोड़ा सा इसको बताइए। चलिए, आपने देखा होगा कि प्राय सभी क्षेत्र, गांव और शहरों में कुछ लोग धनी तो कुछ निर्धन होते हैं। ये सही बात है। आप गांव देख लीजिए चाहे शहर देख लीजिए, तो कोई लोग आपका अमीर होगा गांव में भी, कोई आपका गरीब होगा। ये बहुत जनरल क्वेरी है, ठीक है। बॉक्स 4.1 को भी हम लोग देखेंगे। अनु और सुधा की कहानी को पढ़ें। उनके जीवन में विषमताओं के चरम बिंदुओं के उदाहरण कहे जा सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों चरम स्थिति के बीच आपका निर्वाह कर रहे हैं, जो अपना जीवन है वो आपका निर्वाह कर रहे हैं, ठीक। रेडी वाला, गली में काम करने वाला मोची, माला गूंथने वाला, महिला, कागज आप कतरन बीनने वाली, फेरी वाली, भिखारी आदि शहरी क्षेत्रों में अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं। देखिए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन क्या कर रहे हैं? अति निर्धनता और जोखिम भरा आपका जीवन जी रहे हैं। ये सारे ऐसे वर्ग हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं, चाहे मोची हो, काम करने वाला हो, आपका रेडी वाला हो, जो आपके सब्जी वगैरह बेचते हैं, जिनको हम आपका फेरी वाला बोलते हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? बहुत समस्याओं को, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, ठीक। निर्धन लोगों की परिसंपत्तियां बहुत कम होती हैं। जो एसेट है वो कैसी होती है? बहुत। आप बताइए, गरीब के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो उसके पास संपत्ति कहां से होगी? और ये कच्चे घरों में रहते हैं, जिनकी दीवारें धूप में सूखी, मिट्टी की छत पे घास, तिनको, बांस और कमजोर लकड़ियों की बनी होती है। इनमें से बहुत आपके निर्धन हैं और उनके पास ऐसे घर कभी नहीं होते। और कह रहे हैं कि बहुत तो ऐसे निर्धन हैं जिनके पास केवल अपने बेचारे किस तरह से लकड़ियां, झुग्गी झोपड़ी, पन्नी बाप के तिरपाल लगा करके आते हैं, अपना जीवन बाप का जीते हैं, और उनके पास ये सब चीजें भी नहीं होती जो बहुत गरीब होती है। अब देखिए, निर्धनता कैसी है? आप किसको कि निर्धन कहेंगे? आप किसी के, आप कंपैरिजन में अगर आप करते हैं आपस में तुलना, अगर आज के समय में एलन मस्क को और अंबानी की तुलना करी जाए तो आपको लगेगा कि एलन मस्क तो बहुत मालदार है, अंबानी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कंपैरिजन होता है। आप कंपैरिजन के रूप में देख रहे हैं, आप उसकी वास्तविक स्थिति के रूप में, परिस्थिति के रूप में देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपना जीवन जी रहा है। क्लियर है? इन सब पर भी हम लोग अपना विचार करेंगे चैप्टर के माध्यम से और आपका देखेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के पास प्राय भूमि भी नहीं होती। यदि किसी के पास भूमि होगी भी तो वह सूखी और बंजर होती है। आप कह रहे हैं, जो आप अगर गांव क्षेत्र में देखोगे तो कोई व्यक्ति गरीब होगा, और गरीब हम गांव में किसको कह देंगे? जिसके पास भूमि नहीं है, हम इसको गरीब बोल देते हैं। लेकिन अगर मान लो छोटी मोटी उसके पास भूमि भी होती है तो वो क्या रहेगी? सूखी रहेगी, बंजर होती है, क्योंकि उसको उगाने के लिए उसके पास कोई ऐसा पैसा, पाई वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं आपका नहीं होती हैं। ये सारी चीजें आपकी नहीं हैं, और सुख सुविधाएं जो आपकी हैं ये नहीं होती हैं। कितनों को ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता, और कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको दिन में आपका 2 बार जो है भोजन भी जो है आपका नहीं मिल पाता, यानी कि 2 वक्त का खाना आपका नसीब नहीं होता। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, और भारत में इसकी संख्या अच्छी खासी है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा गौर कर लीजिए, पीछे जो पेज पढ़ाए हैं उन पर, ठीक है। इसमें कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे। हो गया बच्चों? देख लिया आप लोगों ने? किसी का कोई डाउट, किसी कोई कमेंट, वो चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है इस आपका चैप्टर के अंतर्गत, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए,
देख लिया इतना, आगे बढ़ जाए इससे अलग। देखिए, निर्धनतम परिवारों के जीवन में शाश्वत सत्य भूख और भूखमरी होती है। निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से वंचित रहते हैं। मेरे जो आपके बुनियादी लोग हैं, जो गरीब हैं, वो अपनी, आप देखिए, ना उनको लिटरेसी मिलती है, ना वो पढ़ लिख पाते हैं, ना कोई उनको किसी काम करने का कोई ज्ञान, कोई कौशल, कोई ट्रेनिंग मिलती है, और वो उन चीज से भी वंचित रह जाते हैं। इसी कारण के लिए आर्थिक अवसर अत्यधिक सीमित हो जाते हैं, और कह रहे हैं जो उनको इकोनॉमिकल जो चांस मिलने वाले हैं वो भी कैसे होते हैं, अवसर जो हैं वो बहुत आपके सीमित हो जाते हैं। अब इस तरह के जो अवसर हैं, अगर ये अत्यंत आपका सीमित हो जाएंगे तो कहां से उनको कुछ मिलेगा। बताइए, कोई आपका गरीब व्यक्ति है, वो कहां से आपका तकनीकी पढ़ाई करे, और तकनीकी पढ़ाई करेगा तो उसकी जॉब अच्छी लगेगी, जॉब अच्छी लगेगी तो उसको जो आर्थिक पैकेज होगा वो अच्छा मिलेगा, अपनी अपनी आवश्यकता की मूलभूत चीजों को दूर कर सकता है। लेकिन जब उसके पास कोई ऐसा कौशल होगा ही नहीं तो उसकी जॉब कहां से। आप देखिए, एक कोई व्यक्ति है जिससे कुछ काम करना आता है, मान लीजिए उसने बीटेक किया है, पॉलिटेक्निक किया है, या आईटीआई कोई आपका डिप्लोमा किया है, एक कोई फ्रेश व्यक्ति है, तो इन तीनों में सारों में अंतर होगा ना आपका, चारों में, क्लियर है। और जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, ट्रेनिंग स्किल अच्छा होगा, तो ऑब्वियस है कि उसकी जॉब की पहली प्राथमिकता रहेगी, और प्राथमिकता के साथ उसका जो आर्थिक पैकेज होगा वो भी अच्छा होगा। ये सही, कहीं ना कहीं बहुत जगह क्या होता है, उनके जो अवसर होते हैं वो भी आपके सीमित रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। यही बात वो बता रहा है। निर्धन श्रमिकों के चित्र 4.2 में अनेक निर्धन बच्चों घरों और झोपड़ियों में रहते हैं, रोजगार भी निश्चित नहीं होते, और कह रहे जो उनको काम मिलना है वो भी कोई आपका फिक्स नहीं होता है। समाज के निर्धन वर्ग को कुपोषण, बहुत सी गंभीरता के कहन पहुंचता है, अव्यवस्था, अपंगता और गंभीर बीमारियां आदि उनके शरीर के रूप में कमजोर बना देती हैं। क्या कर देती हैं? अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे, अपंग रह जाएंगे, या गंभीर बीमारियां उनको पकड़ लेंगी, तो उनका शरीर कैसे मजबूत होगा, कैसे वो आपका बीमारी से लड़ पाएंगे, और जब नहीं लड़ पाएंगे तो वो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो बार बार जो आपका गरीबी का जो सर्कल है, जो चक्र है, उसमें वो आपका फंस जाएंगे, और वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और ये एक आपका गरीबी का दौर चलता रहेगा। अर्थात अगर आपको आर्थिक रूप से अगर गरीबी को हराना है तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। साथ में स्वस्थता के साथ आपको कुछ ना कुछ कौशलता, किसी काम करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए, और आप पढ़े लिखे हों, लिटरेट हों, ये बहुत जरूरी है। तभी इन सारी चीजों के अवसर ऑप्शनल आपके पास ज्यादा खुलेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। अच्छा देखिए, अब इससे आगे क्या है, वे साहूकारों से उधार लेने के लिए बेबस हो जाते हैं। जब आप बीमार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, चीजों का अभाव है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो जो साहूकार होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, आपका जो है पैसा उधार लेने के लिए बेबस हो जाते हैं। साहूकार उनके ब्याज की ऊंची दर वसूलते हैं। अब देखिए, जो साहूकार है जो आपका ब्याज देगा, वो उनको क्या देगा, ऊंची ब्याज दरों पर उनको ब्याज देता है। ठीक, उन्हें जीवन पर्याप्त ऋणग्रस्ता से मुक्ति नहीं देता, और इतनी बुरी स्थिति में वो फंस जाते हैं कि सारा जीवन वो आपका ऋण उतारने में लगे रहते हैं, लेकिन वो आपका ऋण नहीं उतरता। आपने बहुत सारी 90 के दशक की आपने मूवी देखी होंगी, फिल्म देखी होंगी, उनमें दिखाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति, एक किसान साहूकार से ऋण ले लेता है, किसी जमींदार से, उसका ऋण नहीं चुकाता तो उसकी गाय, भैंस, बकरी खोल कर ले जाते हैं, उसके मकान पर कब्जा कर लेते हैं, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल वो उसका ऋण जो है नहीं चुका पाता,
और बहुत बार वो चुका भी देता है, तो क्या होता है उसको पता ही नहीं होता कि ऋण मेरे को आखिर कितना देना था, तो बहुत ज्यादा भी आपका वसूल लेते हैं। तो ऐसी सारी बहुत सारी कंडीशन रहती है। निर्धनता का जीवनतम जोखिम भरा है, और कह रहे हैं कि जो जीवन है ऐसा वो जोखिम भरा है, वो आपका कैसा है, खतरनाक है। नियोजितताओं के चित्र 4.3 में अधिकांश कृषि मजदूर निर्धन होते हैं, और कह रहे हैं कि जितने भी आपका कृषि मजदूर हैं वो क्या होते हैं, अधिकतम आपका निर्धन होते हैं। ये आपको देखना है। अपनी कानूनी द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के बारे में तक नहीं पता होता है। उनको ये नहीं पता कि आखिर में कानून की जो मजदूरी है उसमें कितनी है, ये उनको तक नहीं पता होता है। और इनका शोषण चलता रहता है, और शोषण जो है कंटिन्यू रहेगा। अधिकांश निर्धन परिवार जो हैं वो बिजली उपलब्ध नहीं होती, और वे लकड़ी और उपलों की आग में अपना खाना पकाते हैं। देखिए आज भी कितने घरों में ऐसा है कि जो खाना पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इन चीजों से कुछ मुक्ति मिली है, लेकिन जितनी स्थिति में मिलनी चाहिए वो नहीं। निर्धन वर्गों में से अधिकांश को पीने का स्वच्छ सुरक्षित पानी भी सुलभ नहीं होता। लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी स्त्री पुरुष महिलाओं के बीच बड़ी असमानता है। यानी कि महिला पुरुष में काम में कोई असमानता नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी है। शिक्षा सुविधा की उपलब्धता और परिवार की निर्माण निर्णय प्रक्रिया की भागीदारी भी असमानता से ग्रस्त रहती है। निर्धनताओं के मातृत्व काल में काम देखभाल की प्राप्ति होगी, उनके बच्चों ने स्वस्थ जन्म लेने और फिर जीवन दीर्घकाल की धारणा की संभावना भी क्षीण हो जाएगी। और कैसी है कि लंबा जीवन जिए, ये जो ऑप्शन है, ये जो संभावना है बच्चे के जन्म लेने के बाद, वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब स्वस्थ ही नहीं होगा तो कहां से ये गारंटी होगी। ठीक, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसा उनका जीवन आपका दुखों से भरा रहता है, और इसको आप गौर कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीजों पर एक एक करके हमने गौर करा, और इनको आपका विचार करके हमने देखा। आप एक बार चैप्टर को घर से पढ़ के आइए, एक बार देख के आइए, उसको रिवीजन करिए। कोई भी डाउट बनता है, कोई भी कमेंट है, कोई पहलू आपको समझ नहीं आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे बेहिचक बिना डरे आप अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।